डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेनेसेंस पीरियड, और जिसको हम एज ऑफ एलिजाबेथ भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, एज ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। तो दिस ट्रांजिटरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द मिडल एजेस एंड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज इज कॉल्ड द रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल या रीबर्थ, और ये रीबर्थ और रिवाइवल लर्निंग में भी हो रहा था, साइंसेज में भी हो रहा था, एक्सप्लोरेशन की शक्ल में भी हो रहा था, रिलीजन में भी हो रहा था। तो इसको हम देखते हैं कि किस चीज़ का रिन्यूअल था, किस चीज़ का रिवाइवल था। सो बेसिकली दिस एज इज also known for cultural renewal or revival of knowledge. It is a political event served as a catalyst for this movement of revival of forgotten knowledge in Europe. So this is the age which served as a catalyst for the movement of revival of forgotten knowledge in Europe. कि वो जो टाइम ग्रीक्स का था या इटालियंस का था, जो आप कह लो कि रोमन या ग्रीक्स मास्टर्स थे लिटरेचर के या साइंसेस के, उनको यहाँ पर लेके आया गया और नॉलेज को रिवाइव किया गया, एक नया स्टैंडर्ड सेट किया गया। ये स्टार्ट होता है असल में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, विच हैज़ बीन a part of capital of Byzantine Empire since 395 century। तब से लेके ये रोमन्स के पास था, एक बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। लेकिन इसको सुल्तान महमद जो हैं, उन्होंने फतह किया कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में। 1453 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरा है। टर्की के अंदर इस वक्त इस्तांबुल जो है उसको कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका पुराना नाम है। इसको फतह किया सुल्तान महमद ने, जो कि एक ऑटोमन सुल्तान थे, ऑटोमन किंग थे ऑटोमन एम्पायर के। तो एक तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है कि दिस मूवमेंट इन इंग्लैंड या यूरोप स्टार्टेड फ्रॉम हेयर इन द 15th सेंचुरी। इसके अलावा हमें जो चीज़ देखने को मिलती है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अलावा, वो मिलता है कि ग्रीक स्कॉलर्स वर इनवाइटेड बाय हेनरी द एट्थ, द देन किंग ऑफ इंग्लैंड। हेनरी द एट्थ जो है, एक वो उसका जो इनविटेशन है स्कॉलर्स को लेके आना इंग्लैंड में। फिर जो एजुकेशन में एक रिवाइवल था, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर लाके उनको उन स्कॉलर्स का यहाँ पर पढ़ाना, इसका बड़ा एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है इन लोगों के ऊपर। उसके अलावा हम देखते हैं कि चर्च के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट था हेनरी द एट्थ का, विच लीड्स टू प्रोटेस्टेंटिज्म लेटर ऑन, के दो ग्रुप्स बन गए थे। कैथोलिक्स थे जो रोमन कैथोलिक्स थे असल में, जो पुराने क्रिश्चियंस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, और उनकी ज़िद में प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई। और हेनरी द एट्थ था, ही वांटेड टू मैरी अगेन, बट द पोप और द चर्च दे वर नॉट अलाउइंग हिम टू रीमैरी। तो इसमें क्योंकि इनके यहाँ पॉलीगैमी नहीं है, दोबारा शादी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को भी एक बहुत सिग्निफिकेंट, आप कह लो कि एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है रेनेसेंस को पढ़ते हुए। इसके अलावा अगर हम और कोई इसके में इंस्पिरेशंस देखें तो हमें देखने में मिलता है कि गैलीलियो जो था वो 1564 से 1642 उसका टाइम था, उसने टेलीस्कोप इजाद कर ली थी गैलीलियो। इसके अलावा एक्सप्लोरर्स थे, कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने 1492 में अमेरिकाज को डिस्कवर कर लिया था। इस तरीके से जो पुर्तगीज सेलर है वास्को ड गामा, उसने एक वेस्टर्न रूट तलाश कर लिया था इंडिया का 1498 में। तो ये सब कुछ 15th सेंचुरी में हो रहा था। ठीक है। फिर जो इटालियन राइटर्स थे जैसे दांते, और उसके बाद और आगे चलते हैं हम, तो एक रिफॉर्मेशन का टाइम हमें मिलता है 1517 में। एक जर्मन प्रीस्ट था, एक प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, जिसने 95 थीसिस लिखे और उसने स्ट्रांगली कंडेम किया कैथोलिक चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस को।
उसने अटैक किया चर्च की करप्ट प्रैक्टिसेस को, कि कैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्डन दिए जाते हैं सिनर्स को और उसके बाद वो दोबारा गुनाह करने लग जाते हैं। मतलब क्रिश्चियनिटी में ये कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू कमिट सम सिन, तो आपको चर्च के जो फादर्स हैं या चर्च के जो प्रीस्ट हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन देते हैं और आपको कहते हैं भई आपके गुनाह जो हैं आपकी बख्शिश हो चुकी है। लूथर जो है यहाँ पर उसने आर्ग्यू किया और उसने कहा कि ओनली इंडिविजुअल रिपेंटेंस कैन पर्ज द स्पिरिट फ्रॉम द इवल इफेक्ट्स ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज, कि अगर वो इंसान इनफरादी तौर पे खुद तौबा करेगा अपने गुनाहों से, तभी जो है उसकी तौबा कबूल होगी, ना कि उसको किसी सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन की ज़रूरत है। तो ये जो नोशन है एक, कि ना पोप ना कोई प्रीस्ट सिनर को जो है वो आज़ाद नहीं कर सकता उसके गुनाह से। इसके अलावा ही क्रिटिसाइज द कलेक्शन ऑफ मनी, ये जो चंदे के नाम पे जो है वो क्रिश्चियंस जो हैं वो एक्ट ऑफ गुड एक्ट ऑफ डीड या गुड डीड के तौर पे, एक्ट ऑफ मर्सी के तौर पे जो है वो लोगों को देते हैं। तो चंदे के इस पे इसका बहुत ज़्यादा सख्त क्रिटिसिज्म था। इसके अलावा इसने कहा चर्च जो है वो करप्ट हैं आज के। फिर 15 सेंचुरी में जॉन विक्लिफ एक प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसने जो है उसको भी कॉपी किया, क्योंकि जॉन विक्लिफ जो था ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, उसने भी इन चीज़ों पे इश्यूज पे सवाल रेज किए थे। उसके बाद लूथर की आवाज़ को जो है वो ज़्यादा नहीं किया गया, इसके कामों को कहा गया कि जला दो, और लेकिन ये है कि इसके काम जो हैं मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए फैलते गए। इसके का फिर प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो गया था तब इसी दौरान। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक नए सेक्ट की शक्ल इख्तियार कर रहा था यहाँ पर। वो लोग जो मार्टिन लूथर किंग को सपोर्ट कर रहे थे, सॉरी मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर रहे थे, वो अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहलवाते थे, बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च। तो इसी को हम प्रोटेस्टेंटिज्म भी कहते हैं, इस फिलॉसफी को, इस आइडिया को। फिर हमें ट्यूडर्स का एक जो दौर है सारा हेनरी द सेवंथ से स्टार्ट होता है। हेनरी द सेवंथ, उसके बाद फिर हेनरी द एट्थ, फिर एलिजाबेथ वन, ये जो उसकी बेटी है, ये जो हमें टाइम मिलता है देखने को। एलिजाबेथ की जो एज है, जिस ये 1600 की, ये बहुत फेमस है। अब एलिजाबेथ वन जो है वो हेनरी द एट्थ की डॉटर थी, हेनरी द एट्थ और एन एन बोलीन की, उनकी डॉटर थी। और एलिज़ाबेथ का जो रूल है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिलख़सूस एक तो ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की वजह से। ऑल्दो द क्वीन वन लाइक्ड, मतलब एलिज़ाबेथ वन लाइक्ड कैथोलिसिज्म एंड इट्स रिचुअल्स, लेकिन एक जो कैथोलिक चर्च और इंग्लैंड के बीच में जो एक वो क्लैश था, वो इसके वक्त में मौजूद था, देखने में मिलता है हमें। 1570 में चर्च ने कहा कि जो क्वीन है वो हेनरी द एट्थ की इलेजिटिमेट चाइल्ड है, नाजायज औलाद है, एंड कंसिक्वेंटली शी इज नॉट एलिजिबल टू रूल इंग्लैंड। अब इस पे जो है क्वीन को बड़ा अफसोस हुआ। क्वीन ने कहा भाई ये क्या हो गया, अब कैथोलिक चर्च जब इस तरह की बातें करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस डिक्लेरेशन के बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड एज अ प्रोटेस्टेंट चर्च, और एलिजाबेथ वन बिकेम इट्स सुप्रीम गवर्नर। मतलब कि पहले इसका ये काफ़ी चीज़ों को पसंद करती थी कैथोलिक्स की, लेकिन जब कैथोलिक्स ने ये बात करना स्टार्ट कर दी कि भाई ये हेनरी द एट्थ की जो है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है और ये खातून है, तो ये तो जो है वो रेन कर ही नहीं सकती, हुकूमत कर ही नहीं सकती। तो फिर उसने जो कहा कि भाई अब जो है ना, पानी जो है वो सर के ऊपर से चढ़ गया है, क्रॉस हो गया है। अब जो है चर्च जो है आज के बाद वो मेरे मातहत ही काम करेगा। इसके अलावा 1588 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, स्पेनिश आर्मेडा, जिसको कहा जाता है स्पेन और इंग्लैंड की एक जंग हुई, नेवल पावर थी इसमें। और इस इधर हमें पता चलता है कि सर वॉल्टर राले जो था, ये खुद एक प्ले राइट भी थे। उनको क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा नॉर्थ अमेरिका में, और उसने जो है वहाँ पे जाके इंग्लिश कॉलोनी बनाई वर्जीनिया के अंदर। तो ट्रेड रिलेशन रखे मुसलमानों के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ, मोरक्को के साथ, और ईस्ट इंडियन कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1601 में, ताकि इंडिया को यहाँ से रूल किया जाए। उस वक्त इंडिया में मुगलों का जो था वो दौर था। तो 1601 में जो है वो ट्रेड स्टार्ट की गई इंडिया के साथ। तो ये सब कुछ एलिजाबेथ के टाइम में ही हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमें प्रोज राइटर्स भी मिलते हैं, और इसमें हमें ज़्यादातर जो हैं वो पोएट्स, प्रोज राइटर्स और ड्रामाटिस्ट मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस एज को हम कहते हैं एज ऑफ ड्रामा, ठीक है।
प्रोज जो थी वो रिलीजियस प्रोज लिखी जा रही थी। रिलीजियस प्रोज में मार्टिन लूथर जो फाउंडर था प्रोटेस्टेंटिज्म का, उसके बहुत हमें काम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रोज में प्रोमिनेंट राइटर्स थे वो थॉमस मोर थे। थॉमस मोर, उन्होंने डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन लिखा। और उसके अलावा जो हमें हिस्ट्रीज मिलती हैं, बायोग्राफीज मिलती हैं, थॉमस थॉमस मोर, जिसको सर का टाइटल भी दिया गया था, सर थॉमस मोर्स लाइफ, इट वाज रिकॉर्डेड बाय सन इन लॉ विलियम रॉपर ने इसको, इसकी लाइफ को जो है वो कवर किया था। बायोग्राफी लिखी थी द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर के नाम से, जो 1556 में पब्लिश हुई। उसके बाद हमारे सामने एक और नाम जो हिस्टोरियन या बायोग्राफर के नाम पे आता है वो एडवर्ड हॉल है। एडवर्ड हॉल जो है 1499 में पैदा हुआ, 1547 में इसकी डेथ हुई। इसका फेमस वर्क था यूनियन ऑफ टू नोबल एंड इलेस्टर फैमिली ऑफ लैंकास्टर एंड यॉर्क, जिसने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को हेनरी फोर्थ से लेके हेनरी द एट तक कवर किया। ये एक हिस्टोरियन था। इस तरीके से एक और हिस्टोरिकल वर्क हमें मिलता है एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स के नाम से, जॉन फॉक्स का। इसने एक और किताब बुक ऑफ मार्टर्स भी लिखी। इसका टाइम पीरियड था 1516 से 1587 तक। तो ये कुछ हिस्टोरियंस हमें प्रोमिनेंट जो हैं वो मिलते हैं बड़े बड़े। फिर इंस्ट्रक्टिव प्रोज कुछ चल रही थी, जिसमें रोजर एशम और थॉमस विल्सन इस तरह के काम थे इन्होंने। फिर कुछ आप कह लो कि फिलिप सिडनी ने 1554 से 86 तक, फिलिप सिडनी एक प्रोमिनेंट नाम था जिन्होंने कुछ प्रोज रोमांस लिखा, और उसमें अर्केडिया के नाम से इन्होंने लिखा। ही टेल्स अ पेस्टोरल स्टोरी अबाउट एन आइडियल वर्ल्ड, जहाँ पे करेक्टर्स जो हैं वो शेफर्ड्स हैं, फार्मर्स हैं, और पीसफुली और हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहते हैं। और इसके अलावा आपको इसी फिलिप सिडनी के बारे में एक और बात बता दूं कि फिलिप सिडनी ने, ये एक वॉरियर भी था, सोल्जर भी था, एक स्टेट्समैन भी था, और एक राइटर भी था। स्टीफन गॉसन ने जो इल्ज़ाम लगाए थे पोइट्स के खिलाफ, पोइट्री के खिलाफ या लिटरेचर पे, आर्ट पे, तो उसका जवाब दिया एन अपॉलजी फॉर पोइट्री के नाम से। फिलिप सिडनी का एक काम बड़ा मशहूर है जो क्रिटिसिज्म में पढ़ाया जाता है। फिलिप सिडनी ने उसमें बताया कि द पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू टीच एंड डिलाइट, कि ये महज एंटरटेनमेंट नहीं करता बल्कि मोरालिटी भी सिखाता है। उसके बाद हमें जो है कुछ यूनिवर्सिटी विट्स हैं जिनका नाम पता चलता है। यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे, और फेमस प्ले राइट्स थे, पोइट्स थे, या राइटर्स थे, उनको हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास जॉन लिली, उसका नाम इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास थॉमस नैश, वो जो है मौजूद है। इस तरीके से हमारे पास और जो सिग्निफिकेंट हैं उस वक्त के लोग, उसमें क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स में से था। इस तरीके से जिसने लिखी थी द स्पेनिश ट्रेजेडी, थॉमस वाइट था, आई थिंक थॉमस वाइट जिसने लिखी। अब इंग्लिश पोएट्री की हम बात करते हैं, फिर ड्रामा में इनको दोबारा जिक्र करता हूँ मैं इनको। इंग्लिश पोएट्री जो है 16th सेंचुरी में लिखी गई, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट फॉर्म थी वो द सोनेट है। सोनेट जो है वो, तो उसमें सबसे पहले तो थॉमस वाइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी सोनेट थी। और ये कोर्टियर थे असल में हेनरी द एट्थ के, और एक डिप्लोमेट भी के तौर पर भी काम कर रहे थे हेनरी द एट्थ के लिए। ये इंग्लैंड के डिप्लोमेट थे स्पेन में और फ्रांस में। तो इन्होंने एक इनको जो एक्सपोजर इसको मिला था थॉमस वाइट को, एक कॉन्टिनेंटल यूरोप का, तो इसने वहाँ से सोनेट का जो आर्ट है, सोनेट की जो फॉर्म है, उम, उसको इधर इंट्रोड्यूस करवाया और पॉलिश किया उसको प्रॉपर। तो सोनेट्स लिखी गई। सोनेट होती है 14 लाइन्स, पोएम होती है एक, ये एक आप कह लो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ पोएम, जिसपे जो 14 लाइन्स पे बेस्ड करती है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी सोनेट को इस्तेमाल किया। और सरे एक बंदा है जिसने रोमन पोएट वर्जिल्स की एपिक पोएम एनीड को ट्रांसलेट किया। इस तरीके से ये उस वक्त सोनेट जो है पोएट्री में बहुत ज़्यादा लिखी जा रही थी। ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल भी हमें देखने को मिलता है। स्पेंसर की जो पोएट्री है वो बड़ी मशहूर है। स्पेंसर लंदन में ही एजुकेटेड था और यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और उसके बाद एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है आयरलैंड में ये 1580 में तैनात हो गया। और इसका जो फ्रेंड और मेंटोर था वो वाल्टर राले था। ये वही वाल्टर राले है जो खुद हिमसेल्फ एक प्रोज राइटर और प्ले राइट था,
और जिसको भेजा गया था यूएसए में, वर्जीनिया में भेजा था क्वीन एलिजाबेथ वन ने अपना सफ़ीर बना के, कि वहाँ पे जाओ और बरतानिया की कॉलोनी बनाओ, जाके वहाँ पे आबाद करो उस इलाके को हमारे नाम पे, हमारे झंडे के नीचे। तो स्पेंसर की जो पोएम्स थी, शेफर्ड्स कैलेंडर, वो उसकी पहली पेस्टोरल पोएम थी, बड़ी मशहूर हुई 1579 में। लेकिन इसके अलावा जो स्पेंसर का जो फेमस वर्क है वो है फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन जो है वो एक एपिक पोएम है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, लेकिन उसके दौरान ही जो है स्पेंसर की डेथ हो जाती है। स्पेंसर ने फेरी क्वीन जो है वो डेडिकेट की थी क्वीन एलिजाबेथ वन को। अच्छा, उसके बाद हमें मज़ीद जो इस वक़्त के पोएट्स मिलते हैं, उसमें शेक्सपियर हिमसेल्फ, ही वाज़ अ ग्रेट पोएट। उसकी सोनेट्स बड़ी मशहूर हैं, जैसे शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये एक बड़ी फेमस उसकी जो है सोनेट है। लेकिन इस एज का जो मेन एस्पेक्ट है, वो है जिसकी वजह से इसको एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है। ड्रामा जो है 16th सेंचुरी का, वो जिस पीक पे आया, ना उससे पहले कभी गया, ना उसके बाद कभी गया। इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि शेक्सपियर था इसी दौरान, इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं इसकी वजह से। फिर थॉमस किड, जिसने वो द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखा, वो भी था इसी दौर में। उसके बाद जो क्रिस्टोफर मार्लो, जो शेक्सपियर का जिसको कहा जाता है कि वो एक राइवलरी भी थी उनके आपस में, क्योंकि एक ही टाइम था इनका। बेन जॉनसन था, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उस वक्त लिख रहे थे। तो ड्रामा में हम देखते हैं कि जॉर्ज पील, यूनिवर्सिटी विट है, इसके ड्रामास बड़े मशहूर हुए। और इसने एक प्ले लिखा था, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस 1580 में, विच प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ ट्रोजन प्रिंस पेरिस। पेरिस जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में, कहानी में एक किरदार है पेरिस, जो अगर आप बैटल ऑफ ट्रॉय पढ़ें या उसको देखें, मूवी भी बनी हुई है इस पे, ट्रॉय, हेलन ऑफ ट्रॉय, बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। तो उसमें कैरेक्टर है पेरिस। तो पेरिस जो है, इसका ये जो प्ले है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल पार्ट है प्ले का, उसमें पेरिस अपनी बिलवेड को, ओइनोन को बिट्रे कर देता है, और लेटर हाफ में वो जो है वो गॉड्स की काउंसिल के सामने पेश होता है, और उसके बाद डियाना जो गॉडेस होती है, ही विंस हर फेवर। और दिस प्ले वाज परफॉर्म्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ वन एंड द ऑडियंस कुड क्लियरली सी द रिजेम्बलेंस बिटवीन द क्वीन एंड द गॉडेस। ठीक है? तो एक तरह से ये कसीदे के तौर पे जो है प्ले प्रेजेंट किए जाते थे। इसमें रियलिटी भी थी, रियलिज्म भी था, लेकिन कहीं-कहीं मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी थे। कहीं-कहीं आपको मिलता है कि किंग या क्वीन को प्रेज़ भी किया जाता है इस दौरान। फिर इस तरीके से एडवर्ड वन प्ले था, जो इसी जॉर्ज पील ने लिखा। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। इसमें लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथशेबा, उसको दिखाया गया। एक बिब्लिकल स्टोरी को जो है वो इन्होंने ड्रामेटाइज किया इस ड्रामे के अंदर। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो बंदा आ जाता है इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट, वो भी यूनिवर्सिटी विट है, वो है रॉबर्ट ग्रीन। ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वो प्रोज राइटर भी था और ड्रामाटिस्ट भी था। लेकिन ये क्लासिक राइटर से मुतासिर था, लेकिन इसने अपनी नेटिव सेटिंग्स को यूज़ किया अपने प्ले में एक्शन को बताने के लिए। इसने ब्लैंक वर्स में लिखा, जो उस वक्त सब राइटर्स लिख रहे थे ब्लैंक वर्स। इसने लिखा द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, ये इसने लिखा। फिर इसने स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, ये भी इसने लिखा। ये एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा। फिर हमारे पास ग्रीन आ गया। तो ग्रीन के बाद हमारे पास आ गया थॉमस लॉज। थॉमस लॉज के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके ग्रीन ने, दोनों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकट्ठा ही पढ़ा। और उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है क्रिस्टोफर मार्लो। ये भी एक यूनिवर्सिटी विट्स है, और इसको निकाल दिया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, क्रिस्टोफर मार्लो, बिकॉज ऑफ हिज सम कॉन्फ्लिक्ट्स विद द चर्च, और थोड़ा सा इसका ब्लास्फेमस एटीट्यूड था, रेबेलियन एटीट्यूड था, जिसकी वजह से ही वाज एक्सपेल्ड। मार्लो और शेक्सपियर जो है वो एक ही साल में पैदा हुए, लेकिन मार्लो जो है वो ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 29 इयर्स ओल्ड। और इसके कुछ काम बड़े मशहूर हैं, जैसे डॉक्टर फॉस्टस, मशहूर नावल है, मशहूर ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस, जो एक नॉलेजेबल डॉक्टर के बारे में है जिसका नाम फॉस्टस है, और जो अपनी सोल जो है लूसीफर के हवाले कर देता है, एंड ही वांट्स टू नो द अननोन। उसके अलावा इसका जो टिम्बरलेन द ग्रेट, वो अमीर तैमूर की स्टोरी के ऊपर है। इस तरह जियो ऑफ माल्टा में एक वो ज्यू है जो मर्चेंट है,
और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, उसके बारे में है। तो मार्लो जो है वो बेसिकली इंस्पायर है, मैकेवेलियन अप्रोच है उसकी। वो मैकेवेली जिसने द प्रिंस किताब लिखी थी, अ, जो कहता है कि यू वांट टू अचीव समथिंग थ्रू मी एनी मीन्स, आइदर मॉरल और इमोरल मीन्स। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू अचीव इट बाय ऑल मीन्स। तो ये अप्रोच हमें क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर्स में नजर आती है, इसके हर कैरेक्टर में नजर आती है, मतलब जो भी इसका प्रोटोगोनिस्ट है प्ले का। उसके बाद मार्लो ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे, जैसे एडवर्ड द सेकंड। फॉस्टस जो है वो इसका सबसे मशहूर जो है प्ले कंसिडर होता है आज भी। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है फॉस्टस का, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारे पास शाहकार है वो है शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है, इस पे विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश। और शेक्सपियर जो है इसने सोनेट हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे, इसने ट्रेजेडीज भी लिखी। जैसे मार्लो ने भी ट्रेजेडीज लिखी, थॉमस किड ने भी ट्रेजेडी लिखी। थॉमस किड की जो स्पेनिश क्या कहते हैं उसको, द स्पेनिश ट्रेजेडी उसकी जो है। इसके अलावा शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं, उसमें सबसे कॉमेडी द कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिड समर्स नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारी इसकी शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं। अगर हम इसकी ट्रेजेडीज़ की बात करें तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सारी इसकी जो हैं वो ट्रेजेडीज़ बड़ी फेमस। रोमियो एंड जूलियट, ये इसकी ट्रेजेडीज़ हैं। हेनरी द फिफ्थ, जूलियस सीजर, ये इसके हिस्टोरिकल प्लेस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शेक्सपियर को, शेक्सपियर के प्लेस को, शेक्सपियर की सोनेट्स को, शेक्सपियर के ट्रेजिक प्लेस को, कॉमिक प्लेस को, इस तरीके से जो ट्रेजो कॉमेडिक प्लेस हैं उसको हम वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हम हेमलेट को डिस्कस करेंगे, मैकबेथ को डिस्कस करेंगे, किंग लेयर को, रोमियो एंड जूलियट को, और उसके अलावा ओथेलो को। ये इसके कुछ बहुत जो फेमस वर्क्स हैं, फेमस ड्रामाज हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। inshallah we will be continuing this lecture series with Shakespeare in the coming lecture. Thank you. Assalamu alaikum.